नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग जनवरी को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो है करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब कोरोना संकट शुरू हुआ था उसके बाद से जो है करंट अफेयर्स में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि उस समय नए इवेंट्स और नई चीज़ें जो है बहुत कम हुई थी। तो इस सीरीज को रेगुलर देखिए और जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक जो है इसको लगातार मैं कंटिन्यू रखूँगा। और मेरा प्रयास यही है कि करंट अफेयर्स में कुछ भी इस सीरीज़ से बाहर ना पूछा जाए, इसलिए हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इसमें शामिल किया जा रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखते रहेंगे मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मैं लगातार इसको अपडेट करता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला अपडेट देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2019 जो कि 2020 में जनवरी में घोषित हुआ, इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता कौन है? तो आईसीसी अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता जो है बेन स्टोक्स बने। ये किस टीम से हैं? इंग्लैंड की टीम से हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? पैट कमिंग्स चुने गए। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके अलावा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा चुने गए जो कि भारत के प्लेयर हैं। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी नए डीजी की नियुक्ति हुई है। इनका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले नंबर पे पूछा जा सकता है। आनंद प्रकाश माहेश्वरी, इनको सीआरपीएफ का नया डीजी बनाया गया है। राजीव राय भटनागर की नियुक्ति के बाद इन्हें नया महानिदेशक बनाने का निर्णय लिया गया एवं इनके महानिदेशक बनने से पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के एसएस देसवाल को सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आनंद प्रकाश माहेश्वरी वर्तमान में गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीआरपीएफ कुल 246 बटालियनों के साथ भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अर्धसैनिक बल है। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि जो सीआरपीएफ है ये होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। यह 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के तहत स्थापित किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे सीआरपीएफ अधिनियम 1949 से सांविधिक पुलिस बल बना दिया गया है। अगला अपडेट देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दिवस ये कब मनाया गया? तो डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा इसके डीजी या महानिदेशक हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार, तो उड़ीसा के पुरी को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार प्रदान किया गया है। उड़ीसा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजुटेंट कौन बनी? तो गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजुटेंट कैप्टन तानिया शेरगिल थी। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। परेड के लिए एक परेड एडजुटेंट जिम्मेदार अधिकारी होता है। सेना बैकग्राउंड से आने वाली तानिया शेरगिल पंजाब के होशियारपुर से हैं और शेरगिल सेना के सिग्नल कोर में कैप्टन हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला, तो जब मेला या किसी उत्सव या किसी त्यौहार की बात होती है तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि वो किस जगह पर लगता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि लोहित नदी के निचले इलाके में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट अपडेट। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है और ये 72वां सेना दिवस इस बार मनाया गया। फील्ड मार्शल केसी करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांड इन चीफ थे, इनसे भारतीय सेना के पहले कमांड इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस मनाया जाता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के अंतर्गत सैन्य विभाग में 1776 में भारतीय थल सेना की शुरुआत हुई थी। और भारतीय सेना का जो थल सेना है इसका आदर्श वाक्य क्या है? स्वपूर्व सेवा, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, मलेशियन मास्टर्स 2000 का खिताब। तो मलेशियन मास्टर्स 2000 का खिताब जापान के विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी केंतो मोमोता ने जीता है। नाम याद रखिएगा, केंतो मोमोता। 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें BWF बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था। केंतो मोमोता ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर इस मुकाबले को जीता है। नेक्स्ट अपडेट, नागरिकता संशोधन कानून, जिसको CA के नाम से जो है पॉपुलरली जाना जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा? केरल था, क्योंकि केरल ने जो है इसका विरोध भी किया था। केरल में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बना। इससे पहले केरल विधानसभा CA के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। CA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार ने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अगला अपडेट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा ड्रोन रजिस्ट्रेशन हेतु अधिसूचना। तो ड्रोन जो है इसको उड़ाने के लिए, इसके लिए परमिट चाहिए सभी को, इसके लिए पंजीकरण कराना होता है। तो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी ड्रोन मालिकों और उनके संचालकों को 31 जनवरी तक स्वैच्छिक पंजीकरण कराने के लिए बोला था। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग इस अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध IPC यानी भारतीय दंड संहिता और विमानन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगला अपडेट जो कि महत्वपूर्ण है, सक्षम अभियान। सबसे पहले जब किसी अभियान या किसी योजना या परियोजना की बात होती है तो किससे जुड़ा है, उसका मोटिव क्या है, ये पूछा जाता है। तो सक्षम अभियान की शुरुआत जो है किसने की? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने की। इसका मुख्य उद्देश्य है ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सक्षम अभियान की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलियम उत्पादों के समुचित उपयोग के लिए जागरूक करना है। इस अभियान के द्वारा पोल्यूशन का सॉल्यूशन का संदेश दिया जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे, पोल्यूशन का सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। PCRA ने NCERT के साथ मिलकर ईंधन संरक्षण की थीम पर एक कॉमिक बुक भी तैयार की है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका पंजीकरण केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात में के कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट अपडेट, चर्चा में रहा नियॉन। तो ये नियॉन क्या है? नियॉन एक कृत्रिम मानव है, आर्टिफिशियल ह्यूमन है। ये सैमसंग के स्टार लैब्स नियॉन की पहली परियोजना को कृत्रिम मानव कहा जा रहा है और ये वास्तविक मनुष्यों की तरह दिखते एवं व्यवहार करते हैं। नियॉन जो शब्द है वो नियो यानी नए और ऑन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन से है, यानी नए मानव। ये नियमित बॉट्स या कमर्शियल AI जैसे गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन अलेक्सा के समान नहीं है जो यूजर्स के लिए मौसम का अपडेट या म्यूजिक प्ले करते हैं। नियॉन कोर R3 प्लेटफॉर्म पर चलता है, जहां पर R3 का अर्थ है रियलिटी, रियल टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये काफ़ी हद तक जो है मनुष्य के समान ही व्यवहार करता है। अगला अपडेट, ICC द्वारा घोषित वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान। तो ICC द्वारा घोषित वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली हैं। विराट कोहली को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, रूस के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया। रूस के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 15 जनवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कर सेवा प्रमुख मिखाइल मिशुस्तिन को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है। नए संवैधानिक संशोधन के मुताबिक संसद प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट सदस्यों को नामित कर सकती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ति
रूस के राष्ट्रपति के पास है। ये जो नया आप देख रहे हैं कि रूस का राष्ट्रपति जो है वहाँ की कैबिनेट तथा प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। ये भी हाल ही में वहाँ पर जो है एक संविधान संशोधन किया गया है जिसके द्वारा ये शक्ति मिली है। दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उप प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। अगला अपडेट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ 7 वर्जन का सपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो विंडोज़ 7 आप सभी ने चलाया होगा, बहुत ही पॉपुलर वर्जन था विंडोज़ का और ये अभी भी चल रहा है, लेकिन जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑफिशियली जो है इसका सपोर्ट बंद कर दिया गया है, यानी इस पर अब कोई भी नया अपडेट नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आधिकारिक रूप से इसे बंद करने के बाद इसका उपयोग करने वालों को इसका कोई भी सॉफ्टवेयर एवं सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगा एवं सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में यूजर को टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं मिले पाएगा। अगला अपडेट देखते हैं। अमेजॉन भारत द्वारा छोटे तथा बड़े उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 अरब का निवेश करेगा। तो ये काफ़ी बड़ी घोषणा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अमेजन भारत में छोटे तथा बड़े उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। उन्होंने ये घोषणा की कि 2025 तक अमेजॉन इंडिया $10 अरब मूल्य के मेक इन इंडिया उत्पादों का निर्यात भी करेगा। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। अमेजन की स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को की थी। शुरू में यह केवल ऑनलाइन बुक स्टोर था, बाद में अमेजॉन पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जाने लगी। वर्ष 2017 में अमेजन का कुल राजस्व $177.86 अरब था। अमेजन के उत्पाद अमेजन इको, अमेजन फायर टीवी, अमेजन फायर ऑपरेटिंग सिस्टम और अमेजन किंडल इत्यादि हैं। अमेजन की सेवाएं अमेजन.com, अमेजन एलेक्सा, अमेजन ऐप स्टोर, अमेजन म्यूजिक, अमेजन प्राइम वीडियो, अमेजन वेब सर्विसेज, ये सभी जो है अमेजन की सर्विसेज के नाम हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। रोजगार संगी ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस के निदान हेतु भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी गई है। ट्रूनाट मशीन क्या है? ट्रूनाट एक मशीन है जो टीबी के रोगियों की जांच के लिए, उनके बलगम की जांच के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है और ये भारत में स्वदेशी टेक्निक से बनी है, इसलिए जो है इसको WHO ने अब मान्यता दे दी है। यह 1 घंटे में टीबी की जांच कर सकता है और साथ ही यह रिफैम्पिसिन से उपचार के प्रतिरोध की भी जांच कर सकता है। रिफैम्पिसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमणों जैसे तपेदिक का इलाज करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण को गोवा की मोलबायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में इन्हीं ट्रूनाट मशीनों के द्वारा कोविड-19 की भी जांच की जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो विश्व आर्थिक फोरम की 2020 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में 5 सबसे बड़े वैश्विक जोखिम शामिल किए गए हैं। जलवायु से संबंधित जोखिम का काफ़ी अधिक प्रभाव होने के कारण भू राजनीतिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति जनित मंदी बढ़ने के कारण जन आंदोलनों एवं विरोध प्रदर्शन, जैव विविधता के नुकसान, स्वास्थ्य प्रणाली पर सामाजिक, जनसांख्यिक और पर्यावरणीय तथा प्रौद्योगिकी दबाव बढ़ रहा है, ये सभी जो है इन जोखिमों में शामिल किए गए हैं। अगला अपडेट देखते हैं। एज क्रोमियम ब्राउज़र का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। तो एज क्रोमियम जो ब्राउज़र है ये किस कंपनी का है, किसने इसको विकसित किया है? ये अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का जो है ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मैक एंड विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र का नया संस्करण लॉन्च किया है। इस ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ब्राउज़र में क्रोम की तरह ही फीचर दिए गए हैं। इसमें क्रोम की एक्सटेंशन को भी शामिल किया गया है।
नेक्स्ट अपडेट देते हैं, सहयोग केजिन, भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास हुआ। तो सहयोग केजिन भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है। जब इस तरह का प्रश्न आता है सैन्य अभ्यास के बारे में तो देशों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो सहयोग केजिन जो है भारत और जापान का जो कोस्ट गार्डों के बीच का एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है और इस अभ्यास का आयोजन जो है चेन्नई बंदरगाह में किया गया। इस अभ्यास में जापान की ओर से एहिगो नामक पोत हिस्सा लिया और जबकि भारत की ओर से 4 पोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान हाईजैकिंग से निपटने के लिए अभ्यास किया गया तथा इसके अलावा खोज और बचाव कार्य के लिए भी अभ्यास किया गया। अक्टूबर 2019 में भारत और जापान के बीच शिन्यू मित्री नामक संयुक्त हवाई अभ्यास का भी आयोजन हुआ था। 2013 में दोनों देशों के बीच पहली बार जाइमेक्स नामक समुद्री अभ्यास का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। अगला अपडेट देखते हैं, राज्य की जल परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी राज्य सरकार ने किए हैं ये जरूर पूछा जा सकता है। असम की अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए असम राज्य सरकार भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और इसकी सेवाओं में सुधार करके असम के यात्री नौका क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। अगला अपडेट देखते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए, क्योंकि जब भी कोई समझौते की बात आती है तो दोनों पक्षों के बारे में पूछा जा सकता है। तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के अनुसार दक्षिण मध्य क्षेत्र के 585 रेलवे स्टेशनों पर डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा रेलवे स्टेशनों से आमदनी को सीधे लेने में सक्षम होगी। नेक्स्ट अपडेट, कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन। तो कृषि मंथन जो सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यही है जो आपको याद रखना है। और यह एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन था। ये शिखर सम्मेलन भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला अपडेट देखते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इसकी घोषणा ब्रिटेन के विधि मंत्रालय ने की है। साल्वे 2002 तक भारत के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं और उन्हें कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पक्ष कुशलता से रखने के लिए जाना जाता है। अगला अपडेट, K9 वज्र तोप। K9 वज्र तोप की 91वीं यूनिट को इस सेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा K9 वज्र तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया। इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था और K9 वज्र तोप कोरियाई सेना के द्वारा उपयोग किए जा रहे K9 थंडर का ही एक प्रकार है। इस तोप का वजन 50 टन है और यह 47 किलोग्राम के गोले को 43 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, नेपाल ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य किया। नेपाल ने स्कूली शिक्षा के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। ये कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए है। मुस्लिम समुदाय के लिए पहले योग कैंप का आयोजन उत्तराखंड कोटद्वार में हुआ और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, तिब्बत पीपल्स कांग्रेस द्वारा जातीय एकता यानी इथनिक यूनिटी को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। तिब्बत पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया है जिसे 1 मई 2020 से लागू किया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि चीन प्राचीन समय से ही तिब्बत का अभिन्न अंग है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों का वह कर्तव्य है कि वे देश में अलगाववाद की भावना के विरुद्ध एकजुटता का प्रदर्शन करें। अगला अपडेट जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, 29वां सरस्वती सम्मान
29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? वासुदेव मोही को चुना गया है। पूछा जा सकता है सीधे सीधे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वासुदेव मोही सिंधी लेखक हैं। उन्हें यह सम्मान उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। इन लघु कथाओं में समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रतिवर्ष यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं, कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22 भाषाएं दर्ज हैं, इसमें प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह इनाम के रूप में दिया जाता है। अगला अपडेट देखते हैं, S-400 मिसाइल्स का उत्पादन। तो रूस ने S-400 मिसाइल का उत्पादन शुरू किया है। ये मिसाइलें भारत को 2025 तक डिलीवर की जाएंगी। रूस और बेलारूस के बाद चीन विश्व का ऐसा तीसरा देश है जिसके पास S-400 मिसाइल्स हैं। भारत इन मिसाइलों को प्राप्त करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगला अपडेट, 2020 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। यह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला दूसरा था। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद रखना है। इस विश्व कप में भारतीय टीम प्रियम गर्ग की कप्तानी में टूर्नामेंट खेली और इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता। यह किसी भी स्तर पर ICC इवेंट में बांग्लादेश की पहली जीत थी। ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मनु साहनी हैं। इसका मुख्यालय दुबई में है जो कि कहाँ पर है? UAE में है, संयुक्त राज्य अमीरात में है। नेक्स्ट अपडेट, आधार अनिवार्य किया गया है। किस चीज़ के लिए अनिवार्य किया गया है? क्योंकि कई चीज़ों के लिए है। तो करंट में क्या है? केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। असम और मेघालय में ये लागू नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है जो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 जनवरी 2020 को आतंकवाद, नक्सली हिंसा या सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता पाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट, रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? विनेश फोगाट ने, जो भारतीय रेसलर हैं। इन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में इक्वाडोर की लुइसा एलिजाबेथ बेलवर्ड को 4-0 से हराकर ये जीता। 57 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की किशोर खिलाड़ी अंशु मलिक ने रजत पदक जीता और विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, कुलदीप यादव बने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले स्पिनर गेंदबाज खिलाड़ी। तो एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिन गेंदबाज बने कुलदीप यादव ने 58 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एलेक्स कैरी को आउट कर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले भारतीय स्पिन गेंदबाजों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड हरभजन सिंह के नाम था। उन्होंने 76 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन कुलदीप यादव ने 58 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी ने 56 मैचों में और जसप्रीत बुमराह ने 57 मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं। अगला अपडेट देखते हैं, किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की संस्थापक हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया ने
भारत के साथ देश के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने के लिए अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी जैव औषधि कंपनियों में से एक है। वे मदर टेरेसा, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सौरभजी और सचिन तेंदुलकर के बाद इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय नागरिक हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। NIC द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को सेवा के रूप में ब्लॉकचेन सेवा प्रदान करना है। NIC के बारे में जानते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 में की गई थी। यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में सरकार की सहायता करता है और यह सरकार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न सेवाओं व उत्पादों का निर्माण भी करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है। इसमें डेटा जो है क्लाउड में सुरक्षित रखा जाता है, यानी ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये डाटा स्टोरेज की एक सुरक्षित प्रणाली है। उसमें डेटा को कॉपी किए बिना विकेंद्रीकृत किया जाता है। ये काफ़ी सुरक्षित व पारदर्शी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रिप्टो करेंसी में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय लेन देन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, क्राउड फंडिंग, गवर्नेंस, फाइल स्टोरेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला अपडेट देखते हैं। लद्दाख का बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास हेतु नीति आयोग के साथ एक समझौता हुआ है। तो लद्दाख ने बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास हेतु नीति आयोग के साथ एक समझौता किया है। नीति आयोग ने अपनी प्रमुख पहल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों को विकास सहायताएं सेवाएं, जिसको D3SI कहा गया है, इसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में मदद करेगी। D3SI परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं बनाना है। अगला अपडेट देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन। तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, स्थान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के दावोस में ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा तय करने के लिए विश्व भर के शीर्ष नेता तथा उद्योगपति भाग लेते हैं और ये 50वां विश्व आर्थिक मंच का कार्यक्रम था। मंच के इस वर्ष की विषय या थीम क्या थी, एकजुट तथा चिरस्थायी विश्व के लिए हितधारक। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो रेल मंत्री भी हैं, यानी जनवरी की 20 तारीख को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुए 50वें विश्व आर्थिक मंच में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया था। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है और यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला अपडेट, विस्थापन दिवस। तो विस्थापन दिवस जो है कश्मीर के जो निष्कासित कश्मीरी पंडित हैं उनके संदर्भ का है। कश्मीरी पंडित हर साल 19 जनवरी के दिन विस्थापन दिवस मनाते हैं और वे हमेशा से मांग करते आए हैं कि केंद्र सरकार उन्हें घाटी में फिर से बसाने के लिए योजना लाए। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों ने हिंसा के चलते कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था, यानी उनको विवश कर दिया था कि वे घाटी से बाहर चले जाएं। अगला अपडेट देखते हैं। WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब ये किसने जीता है, सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स का खिताब जीता। नाडिया किचेनोक यूक्रेन की प्लेयर हैं। उन्होंने फाइनल में चीन की सुआंगाई पेंग और सुआंगाई झांग को हराया। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की घोषणा की गई है। किसने की है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की घोषणा की गई है। कंपनी ने यह घोषणा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के रूप में की है।
कंपनी द्वारा यह घोषणा भी की गई कि 1975 में स्थापना के बाद से कंपनी द्वारा बनाए गए सभी कार्बन उत्सर्जन को नष्ट किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने कार्बन को कैप्चर और निष्कासन करने की तकनीक के लिए जलवायु नवाचार विधि में $1 बिलियन का निवेश करने की भी घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है इस समय? सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन अमेरिका में है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको आज देखा। अभी 1 और 2 वीडियो कम से कम जनवरी पर आधारित आपको और दिए जाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, साथ में जो है प्रयास करिए कि कम से कम 3 बार जो है एक वीडियो को आप देखें, जिससे आपको ज़्यादातर फैक्ट्स सीधे सीधे ही याद हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।